अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कल ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा ही पहले लगभग 2:30 बजे के आसपास वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पास हुआ और आज जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं उस वक्त तक उस विधेयक के विरोध में, उस विधेयक के खिलाफत में 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी। एक ओवैसी ने लगाई है और दूसरी कांग्रेस के एक राज्यसभा के सांसद ने लगाई है। यानी कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है वक्फ कानून में फेरबदल के खिलाफ। हालांकि भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए, लेकिन शायद कांग्रेस और ओवैसी जी ने इस बात की भी प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझा कि राष्ट्रपति के दस्तखत हो जाएं, उसके बाद ही औपचारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट की कुंडी खटखटाए। एक लेकिन दूसरा परिदृश्य ये है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 75 जिलों के जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि मौजूदा विधेयक जो पारित हुआ है संसद में, उसकी रोशनी में देखो, चश्मा लगा के देखो, जो संपत्तियां वक्फ की पंजीकृत नहीं है या सरकारी जमीन कब्जा की गई है, यानी जितने अवैध कब्जे हैं वक्फ के पास, उन सब जमीनों को मुक्त कराइए, तत्काल प्रभाव से काम शुरू कर दीजिए। कानून जब बनेगा ये विधेयक तब बन जाएगा, राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, फिर नोटिफिकेशन होगा, ठीक है। लेकिन जिलाधिकारियों से योगी जी ने कहा कि आप काम शुरू कर दीजिए, मानो सुबह से शीघ्रम वाली बात हो कि अवैध कब्जों को तत्काल प्रभाव से निस्तारित करिए। एक तीसरा चित्र यह है कि देश के कई हिस्सों में आज जुमा भी था, इस नाते भी मस्जिदों में भीड़ होती है। प्रदर्शन की खबरें भी आई हैं, वैसे चित्र भी आए हैं। पटना है, अहमदाबाद है, जयपुर है, कई जगह से। लेकिन उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कहीं कोई हंगामे की खबर नहीं आई। सभी जिलों में उत्तर प्रदेश में पुलिस सतर्क थी, शासन सतर्क था, प्रशासन सक्रिय था और सभी 75 जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया था। इसलिए उत्तर प्रदेश से ऐसी कोई खबर नहीं आई कि कहीं तनाव पसरा हो। जुमे की नमाज आराम से हो गई। और अब इसके बाद जो परिदृश्य बनता है वो सियासत का बनता है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी और जीतन राम मांझी, एनडीए के ये 5 नेता, और उसमें से विशेष रूप से नीतीश कुमार अपनी पार्टी के कुछ मुस्लिम नेताओं का विरोध झेल रहे हैं और उनकी जनता दल यूनाइटेड के कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफे भी दिए हैं।
वो बहुत महत्वपूर्ण ना सही लेकिन है इस्तीफे। तो एक कोण ये भी खुलता है कि क्या चंद्रबाबू से लेकर और नीतीश कुमार तक एनडीए के इन बड़े सहयोगी नेताओं को अब मुस्लिम आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, एक विषय ये भी खड़ा हो रहा है। और दूसरा विषय ये कि क्या मुसलमानों के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए, जमीयत उलेमा हिंद के लिए, जैसे जमीयत ने आज कहा है कि हमारी जान चली जाए लेकिन हम कानून को कबूल नहीं करेंगे, तो उनके लिए अमित शाह जी का उत्तर है कि कानून तो मानना पड़ेगा, मजाक नहीं हो रही, ये भारत का कानून है, भारत की संसद का कानून है, इसको कैसे नकार सकते हैं। ये सारी तस्वीरें मिला के एक बड़ी तस्वीर बनती है कि देश की सियासत भी करवट ले रही है और देश का समाजशास्त्र भी करवट ले रहा है इस वक्फ संशोधन विधेयक के कारण। विपक्षी दलों को कुर्बानी देनी होगी। मुस्लिम तंजीमें मांग कर रही हैं कि आइए और हमारे हक में कुर्बानी दीजिए, खूब आइए। अदालत की लड़ाई भी चलेगी, लेकिन आपने तो कुर्बानी का कमिटमेंट किया था तो कुर्बानी तो दो। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है इस पूरे परिदृश्य पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। अब इसे एक तीर से कई निशाने कहें या देश की सियासत की नई तस्वीर, जो भी है, वक्फ बिल पर पीएम मोदी के दाव ने नया इतिहास रच दिया। यानी लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा में भी वक्फ बिल पास हो गया। यहाँ वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। देखिए, जैसे 14 और 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि को भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था जब भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई, उसी प्रकार से पिछली 2 रातों में हमने देखा है कि लगभग 27 घंटों की लंबी चर्चा के बाद लोकसभा और फिर राज्यसभा ने स्पष्ट और प्रचंड बहुमत से, जितनी अपेक्षित थे उससे ज्यादा संख्या बल से वक्फ संशोधन को पारित करके वही ऐतिहासिक स्वतंत्रता जैसा एक क्षण भारत को दिया है, क्योंकि आज भारत को स्वतंत्रता मिलेगी वक्फ की अतिक्रमणकारी मानसिकता से। अब मैं कहूं कि जितना एनडीए के पास वोट था उससे कहीं ज्यादा वोट मिला है और विपक्ष के पास जितना वोट था उससे कहीं कम उनको मिला है। और शायद ये पता था, तभी इस चर्चा में ना तो राहुल जी बोले, ना प्रियंका जी बोली, ना सोनिया जी बोली। वो उनका पता ही नहीं चला कि वो पक्ष में है कि विपक्ष में है। अब बिल तो पास हो गया, लेकिन नया घमासान चालू है। सियासी गलियारों की बात की जाए तो यहाँ एनडीए खेमे में एकता की अलग दिखाई दी। वहीं इंडिया गठबंधन में नई टेंशन शुरू हो गई है। विपक्षी दलों को नीतीश, नायडू, पासवान और जयंत के जज्बातों ने जोर का झटका दे दिया। अब विपक्षी खेमे में मुस्लिम वोटों और मुस्लिमों के मसीहा बनने की मशक्कत भी दिखाई दे रही है। सपा, कांग्रेस, टीएमसी और आप जहां सदन में सरकार को घेरते दिखाई दिए, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए संदेश भेजा। संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता और विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय दे देती तथा उनके सभी संदेहों को भी दूर करके जब इस बिल को लाती तो ये बेहतर होता। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया, ये उचित नहीं है। और अब इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकार इसका दुरुपयोग करती है तो फिर पार्टी मुसलमान समाज का पूरा साथ देगी। अर्थात ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं खोल के कह रहा हूँ कि क्यों नहीं करेंगे। हम लोग राइट टू इक्वालिटी को मेंटेन करना जिम्मेदारी है
और ये प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देश के हर नागरिक के अधिकारों का संरक्षण करे। आप हमारे ऊपर बुलडोजर चला करके हमारे जीने का अधिकार या हमारी धार्मिक स्वतंत्रता कैसे छीन सकते हैं? तो कितने, आप अंदाजा लगाइए कि कितने मसाजिद, दरगाहें, खानखाहें, इमाम बाड़े वफ प्रॉपर्टी नहीं रहेंगे? तो आप वफ मुसलमानों से छीन नहीं रहे इसके जरिए से? बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों का तो पहले से ही विरोध का बिगुल बज रहा था। जंतर मंतर से लेकर देश के तमाम हिस्सों में तकरीरें हो रही थी। अब शुक्रवार को भी जुमे की नमाज के बाद देश प्रदेश के कई शहरों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। मुस्लिम संगठन और धर्मगुरु अब अदालत जाने का ऐलान कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो भी गैर संवैधानिक बिल या संशोधन लाया जाएगा उसके खिलाफ से एक प्लेटफॉर्म है। लोकतंत्र में न्यायपालिका भी एक मजबूत स्तंभ है जिसके पास लोग जाते हैं, जाना चाहिए। जिससे मुसलमानों में बड़े पैमाने पर मायूसी पैदा हुई है और हम ये समझते हैं कि जितने स्ट्रांगली और पार्टीज़ को अपनी बात रखनी चाहिए थी विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो और भी ज़्यादा बेहतर रहता। तो जाहिर सी बात है हम लोगों के पास कई ऑप्शन हैं कि विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट हम लोग का प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा और उसी के साथ साथ जो कोर्ट का, अदालतों का रास्ता खुला हुआ है। तो जाहिर सी बात है इस बिल को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा। बहरहाल वक्फ बिल की इस बिसात पर अब कई धड़े दिख रहे हैं। खुद मुस्लिमों में कहीं खुशी तो कहीं विरोध का आलम है, तो वहीं सियासी बिसात पर भी संग्राम का शोर है। आंकड़ों के कमजोर अंकगणित में भी इतनी मजबूती से बिल पास होना मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है, तो विपक्ष की बड़ी हार। ऐसे में अब सवाल ये है कि वक्फ पर खत्म हो गया बवाल या अभी बाकी है घमासान। सवाल ये भी है कि अब आगे क्या? कहीं प्रदर्शन है मुस्लिम समाज का तो कहीं मुस्लिम समाज लड्डू भी बांट रहा है। अब दोनों की अपने अपने तर्क हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। प्रशांत पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी का स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, कांग्रेस के नेता, विवेक जी का स्वागत है। मनीष अग्रवाल, राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी का बहुत बहुत स्वागत। मनीष जी, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। शायद 2 याचिकाएं आई हैं, एक ओवैसी साहब की तरफ से और एक कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अभी मैं सुन रहा था फिरंगी महली साहब को, वो कह रहे थे कि और मजबूती से बात रखनी चाहिए थी विपक्षी दलों को, वो नहीं रखी। तो मुझे एक सवाल याद आया कि राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी तीनों सदन में हैं, संसद में हैं, तीनों में से कोई नहीं बोला। क्यों? मनीष अग्रवाल, अगर कांग्रेस के लिए मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था तो तीनों में से कोई बोला क्यों नहीं? लंबा भाषण ना सही, 5 मिनट की तकरीर कर देते हाउस में, तीनों में से कोई, तो एक मैसेज जाता कि भाई परिवार भी बोला। जी अमिताभ जी, ऐसा लगता है ना कांग्रेस इस मुद्दे पे बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि वो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग ना आगे चुनावों में काम आती है। खुल के एक पक्ष के संग आना भी नहीं चाहते हैं और उस पक्ष के पूरे वोट भी चाहते हैं। अभी राष्ट्रपति जी का साइन भी नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट जाने की आतुरता है। जब राम मंदिर पे, ट्रिपल तलाक पे सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ जाता है, ये लोग उसके भी विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो इन लोगों को सिर्फ 20% के माइनॉरिटी वोट की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। आप देखिए, राम मंदिर का केस होता है, कांग्रेस के वकील उसमें हिंदुत्व के विरोध में लड़ते हैं। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का केस जाता है, उसमें ये पार्टी बन के खड़े हो जाते हैं। तो ये समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये देश में सिर्फ 20% का प्रतिनिधित्व करेंगे और विपक्ष के नेता बन के रहेंगे। जहां तक मेरी जानकारी में है, प्रियंका गांधी जी वोटिंग के समय भी मौजूद नहीं थी, अपने मताधिकार का भी प्रयोग नहीं करा ये बताने के लिए कि बिल के अगेंस्ट में है या बिल के फेवर में है। ये सब चीजें जो है जनता आज आकलन कर रही है और जनता जब अपना निर्णय सुनाने जाती है तो इन चीजों के बारे में देखती है। जी विवेक जी,
मुस्लिमों के बीच में इस बात पर गंभीर वो है खिन्नता, नाराजगी कि गांधी परिवार से कोई क्यों नहीं बोला। वो कह रहे हमारी जिंदगी का इतना बड़ा मसला था और गांधी परिवार से कोई बोले नहीं। वो ये मानने को तैयार नहीं कि गौरव गोगोई और राहुल गांधी बराबर है ना, ना, या सोनिया जी और खड़गे जी बराबर है, नहीं। खड़गे जी तो खुद कह चुके, हाउस में कह चुके कि इनकी कृपा से मैं हाउस में हूं, वो तो बोल चुके हैं। आपको क्या लगता परिवार ने अपने को दूर क्यों रखा? विवेक जी, ये बड़ा प्रश्न है, इस छोटी बात नहीं है। विवेक जी, देखिए, परिवार कांग्रेस का जो एक फलसफा रहा है उसके हिसाब से इस एक खास मुद्दे के ऊपर इस बात को आप मुद्दा नहीं बना सकते हैं। कांग्रेस का फलसफा देश के हर वर्ग के लिए, चाहे वो हर वर्ग के लिए, अरे भाई, ये कांग्रेस का फलसफा नहीं पूछा विवेक भैया, मैं पूछ रहा हूं परिवार क्यों नहीं बोला। मैंने कहा था कांग्रेस का फलसफा क्या है, वो तो खड़गे जी ने बता ही दिया कांग्रेस का फलसफा क्या है। ये देखिए, ये कोई इशू नहीं हो सकता है। आज ये मुद्दे से भटकाने की बात हो रही है। आज अपने मुद्दे से आप भटकाने के लिए बात कर रहे हो। फिरंगी महली को बोलो। नहीं, वक्त बिल बड़ा है, या राहुल जी या सोनिया जी या प्रियंका जी का बोलना ज्यादा मायने रखता है। आज अगर राहुल जी वहां जाते हैं वैष्णो देवी, केदारनाथ, तो आप उन्हें हिंदू हृदय सम्राट तो नहीं कहते हैं। कुंभ में नहीं गए तो वो आप इशू बनाते हैं, लेकिन कुंभ में कितनी जाने गए उसको इशू आप नहीं बनाते हैं। तो ये भाजपा का सुनियोजित एक है, जिसके तहत ये बात प्रचार करी जा रही है कि राहुल जी क्यों नहीं बोले, सोनिया जी क्यों नहीं बोली। सवाल ये है अल्ताफ जी कि आज इस वक्त के मुद्दे पे इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या थी? ठीक, आज इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्या थी? रुकना होगा, अभी रुकना होगा। एक मिनट वो दूर जी, अभी रुकिए, सबको बहस में ले आओ। एक मिनट रुक जाओ भाई, अरे रुक जाओ, सबको बहस में ले आए दादा, इतना भी तेज ना चलो। धर्मेंद्र जी है और प्रशांत है, दो बातें बड़ी विचित्र कही जा रही। एक तो कांग्रेस कह रही इतनी जल्दी क्या थी, इसका जवाब नहीं दे रहे कि परिवार क्यों नहीं बोला। तो फिर यही कह दो कि गौरव गोगोई इज इक्वल टू राहुल गांधी, यही बोल दो तो भी मान लेते, खैर चलो वो आप छोड़िए। लेकिन ये कांग्रेस कैसे तय कर सकती है कि क्या बात मुद्दा बनेगी क्या नहीं बनेगी? बोलिए मुद्दा नहीं बन सकता। मुद्दा तो जनता बनाती है, पार्टी की डिक्टेशन से मुद्दा बनेगा कि मैं पहले मंजूरी ले पार्टी से? नहीं ना। दो बातें कही जा रही कि इतनी जल्दी क्या थी। मैंने कल भी कहा था, आज फिर दोहरा दूं, सारे विद्वान लोग हैं, विवेक जी भी विद्वान हैं। कुछ चीजें आदमी जानबूझ के छोड़ देता है पार्टी की लाज बचाने के लिए भी। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक, राइट फ्रॉम पंडित जी टू नरेंद्र मोदी, संसद में किसी भी विधेयक को जो कमेटी को भेजा गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को या स्टैंडिंग कमेटी को, प्रवर समिति को, उसमें इतना डिस्कशन, इतना लिखित अभिमत कभी नहीं आए। 96 लाख रिटन वो आई सिफारिशें, सुझाव, 96 लाख, 287 प्रतिनिधि मंडलों ने मुलाकात की। आप कह रहे हो कि इतनी जल्दबाजी क्या थी? नेहरू जी के समय से लेकर आज तक कभी किसी जेपीसी में इतना वो व्यापक बड़े फलक पर विमर्श ही नहीं हुआ भाई। आंकड़े उठा के देख लो, अब तो एआई है और जल्दी आंकड़ा मिल जाएगा। और एक दूसरी बात कही जा रही है कि मुस्लिमों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप क्यों, वक्फ से क्या लेने देना सरकार का। यह बात जवाहरलाल जी को क्यों नहीं बताई गई थी मुसलमानों के द्वारा? जब वो वक्फ को कानूनी ढांचे के अधीन लाए थे, उस पर सरकारी संरक्षण दिए थे, तो क्यों नहीं मौलानाओं ने कहा था कि भैया हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम अलग आए, हम अपना खुद कर लेंगे, तुम अलग रहो? नहीं कहा ना। नरसिंह राव से क्यों नहीं कहा गया?
मनमोहन सिंह से क्यों नहीं कहा गया? आज क्यों कहा जा रहा है? मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा भाई ना। तर्क सोच समझ के लाओ। धर्मेंद्र जी, कुछ स्थानों पर प्रदर्शन हुए हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश में नहीं हुए लेकिन बाकी देश में हुए हैं। और मुस्लिम नेताओं से, धर्मगुरुओं से बात करिए तो उन्हें आपकी पार्टी से बहुत उम्मीदें हैं। वो कह रहे हैं कि बाकी सब चाहे कुछ भी मुकर जाए लेकिन सपा जरूर कुर्बानी देगी। मामला कुर्बानी का है भैया। धर्मेंद्र जी। अमिताभ जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट साथियों का, आपके दर्शकों को। देखिए, कुर्बानी का सवाल है। लोकतंत्र में जो कुर्बानी देनी होती है हम हमेशा तैयार रहे, हर वर्ग के हित के लिए, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक समुदाय के और उसके जो हक हुकूक, उसकी बुनियादी चिंताओं, उसके लिए समाजवादी पार्टी खड़ी है और हमेशा सही बोलेंगे। देखिए, लोकतंत्र में मैं आता हूं बिल पर जिसके लिए आपने आज रखा है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है संख्या बल के आधार पर जन भावनाओं, जन आकांक्षाओं की उम्मीदों को आप पानी फेर नहीं सकते। आपने देखा किसान बिल, कहा कि 3 किसान बिल लेकर के आए, जब उसमें किसानों की चिंताओं को समावेशित नहीं किया गया था, जिसका परिणाम रहा कि किसान काले कानून कहने लगे। लोग कहते थे लोकसभा पास कानून को काले कानून क्यों कह रहे हैं। सवाल यह है कि जिस वर्ग के लिए कानून बना, जब उस वर्ग को एड्रेस ही नहीं करता, उसकी चिंताओं को सरलीकरण के बजाय सख्त करता है, उस कमोबेश वही उसको, जिस वर्ग के लिए आपने कानून बनाया, देश के 25 करोड़ लोग मुसलमानों के हित के लिए आप कह रहे हैं, आपको खवातीन की चिंता है, आपको यतीमों की चिंता है, आपको गरीब मुसलमानों की चिंता है, आपको पसमानदा चिंता है। तो सवाल यह है कि पसमानदा कह रहा था मुझे एससी का दर्जा दे दीजिए, उससे हमारा भला होगा। आप देख लेते समझ में आता। और आप कह रहे थे भाई इसको एम्पावर्ड करना वक्त को, तो वक्त में क्या समस्या थी जिसको आप बार बार एड्रेस करते हैं। हालांकि उसमें था रिट का प्रोविजन था, स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने का भी प्रोविजन था, जिसको आपने भी डिलीट किया। तो आप एक रास्ता और खोल देते कि वक्त को मैं अच्छा कर रहा हूं, ये अब जो है सिविल सूट की तरह भी जाएगा। हमारी नीयत साफ है, हम उस पर कोई गड़बड़ी नहीं, चलो भाई ठीक हो जाता। आप विपक्ष ने 150 संशोधन दिए, आपको एक भी उसमें काबिल नहीं आया। विपक्ष के इतने एमपी राज्यसभा, लोकसभा, तमाम जगह से ले है, आपको एक भी काबिल नहीं आया। अमिताभ जी, आप कह रहे 96 लाख लोगों से उनकी राय ली गई। आप जरा ये पूछ के पूछिएगा कि 96 लाख लोगों में कितने पक्ष में राय दिए, कितने विपक्ष दिए, कितनों ने कौन से संशोधन के विरोध में कहा, उसको स्वीकार नहीं किया गया। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है धर्मेंद्र, अब वक्त में अगर ठीक है अभी रुकना होगा, ठीक है अभी रुकना होगा। पता नहीं इनको याद है विवेक जी को कि और धर्मेंद्र भाई को कि पता नहीं याद है कि नहीं, बोफोर्स पर जेपीसी बनी थी। जेपीसी तो जेपीसी, वो तो काली गोरी नहीं होती। धर्मेंद्र जी बड़ी बड़ी बात बता रहे थे। शंकरानंद उसके चेयरमैन बनाए गए थे। विपक्ष के सांसदों ने जेपीसी की रिपोर्ट फाड़ी थी हाउस के अंदर और इस्तीफा दिया था। अब क्या बता रहे हो? और ये कौन सी बात हो गई? जो जिसको जनता चुनती है वही सरकार बनाता है। धर्मेंद्र जी, सरकार बनाने का जनादेश जनता देती है। नहीं, अभी नहीं, सरकार बनाने का जनादेश जनता देती है, कोई जबरिया सरकार नहीं बनती। और कांग्रेस अपने अमेंडमेंट क्यों नहीं लाई? समाजवादी पार्टी अपने अमेंडमेंट क्यों नहीं लाई? कोई रोक थी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट लाने में? लाना चाहिए था अखिलेश जी को, राहुल गांधी को खड़े होकर अमेंडमेंट लाना चाहिए था। तब तो कहा गौरव गोगोई तुम ही निपटा दो, हम आते हैं अभी घूम के। है मुसलमान भी देख रहा भाई साहब, क्या आपने इसीलिए फिरंगी महली साहब ने कहा कि वो संजीदगी नहीं दिखी अपोजिशन की पार्टियों में। ये हम नहीं कह रहे, ये फिरंगी महली कह रहे हो। फिरंगी महली की हैसियत लखनऊ में तो बहुत ज्यादा है ना, उत्तर प्रदेश में छोटे आदमी तो नहीं है। और वक्फ में अगर कागज की अनिवार्यता हो जाए तो हो गई तो इसमें गुनाह क्या हो गया? जो वक्फ की ओरिजिनल संपत्ति है वो वक्फ की रहेगी, जो दाएं बाएं से लपेटी है वो सरकार में चली जाएगी। इसमें काय को सब लोग हल्ला मचा रहे हो? जिसका कागज पत्र दुरुस्त है वो वक्फ रहेगा और जिसका कागज पत्र नहीं है वो सरकार के पास चले जाएगा। नहीं, एक उदाहरण मैंने देखा कल, निशिकांत दुबे ने उसमें परसों हाउस में बड़ा अच्छा उदाहरण दिया।
जो लोग वक्त की कारगुजारियों से नहीं परिचित हैं उनको समझना चाहिए। बेंगलुरु में, विवेक जी आप भी सुन लो, आप तो कारोबारी हो, बेंगलुरु में एक 5 स्टार होटल, उसका मासिक किराया वक्फ ने तय कर, वक्फ की ज़मीन पर है 50,000 रुपया महीना। और बेंगलोर में एक 2 BHK फ्लैट किराए पर नहीं मिलता महीने 50,000 में। दिल्ली में ताज मानसिंह होटल NDMC के स्वामित्व में है वो जमीन, वो सरकार को 150 करोड़ रुपया दे रहा है साल का। ये खेला कहां से हो रहा है? जयपुर की MI रोड की दुकानें, जयपुर के MI रोड दिल्ली का कनॉट प्लेस है, 30 रुपया और 50 रुपया में दी हुई है। उसमें जो कैश आ रहा है जेब से जेब, उसका कोई हिसाब है क्या? नहीं। 30 रुपये में दुकान मिलती है कहीं? इसलिए गरीब के लिए, और आरिफ मोहम्मद खान ने ठीक बात तो कही थी कि वक्फ बोर्ड बता दे। प्रशांत जी, वक्फ बोर्ड को मुझे लगता है, या मुस्लिम नेताओं को, या जो वक्फ में रहे हैं उनको एक श्वेत पत्र जारी नहीं करना चाहिए था कि हमने इतने करोड़ मुस्लिम गरीब बेवा महिलाओं को मासिक तौर पर इतनी धनराशि दी, इतने यतीम बच्चों को पढ़ने पढ़ाने में काम किया, इतने अनाथालय बनवाए, इतने स्कूल प्राइमरी बनवाए, इतने अस्पताल बनाए? नहीं करना चाहिए। जारी कर दे, झंझट ही खत्म हो जाए। प्रधान जी, फिर ना आपकी माने ना इनकी माने, फिर तो जनता देख ही लेगी। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि एक भी वक्फ बोर्ड ने किसी यतीम उसको बेवा को 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। लूट का मामला था। प्रशांत जी, अब प्रदर्शन हो रहा है। जी अमिताभ जी नमस्कार। देखिए, एक चीज एक लाइन में समझनी पड़ेगी कि वक्फ बोर्ड जो है पूरे देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ये देश के कुछ भूमाफियाओं का एक गिरोह है जिसका पूरे मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं है। वक्फ बोर्ड से सबसे अधिक प्रताड़ित जो है मुसलमान हैं। हिंदू और ईसाई, बाकी लोग तो थोड़े बहुत 2-4% तक ही प्रताड़ित हैं। मैक्सिमम जो 95% इनसे प्रताड़ित जो है कॉमन मुसलमान है, जो इनके कानून के अनुसार है। और सबसे अधिक जो वक्फ की जमीनों पर जो कब्जा किया है मुसलमानों ने किया। वैसे जैसे लोगों ने सैकड़ों करोड़ की जमीन पर कब्जा किया वक्फ की। अकबर अहमद डंपी जो कांग्रेस का नेता है, कई बार सांसद विधायक रहा, उसने उत्तराखंड में वक्फ की जमीन पर कब्जा किया हुआ। ऐसे बहुत सारे n नंबर साहब मुस्लिम नेता हैं। और अधिकतर जो लिटिगेशन की हुई है कॉमन मुसलमानों ने कोर्ट में की हुई कि हमारी जमीन पर वक्फ ने कब्जा कर लिया। हिंदुओं की तो कुछ गिनी चुनी ही याचिकाएं होंगी। तो और आज देखिए मजे की बात, ओवैसी जो अपने आप को बैरिस्टर कहता है, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। यहाँ तो हमारे बैठे हुए सभी विद्वान लोग हैं, 4 लोग, इतना तो जानते हैं कि अभी कानून बना नहीं है। अभी तो बिल है, जब तक राष्ट्रपति जी साइन नहीं करते हैं, गजट में नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक कानून बना नहीं। वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि सबसे अधिक तो उन्हीं पे चोट पड़ने वाली ना ओवैसी पे, जो सैकड़ों करोड़ की जमीन जो उन्होंने हैदराबाद और वहां पे तेलंगाना में दबा रखी है सरकारी जमीन, जो शत्रु संपत्ति थी, जो निजाम के भागने के बाद सरकार के कंट्रोल में आने वाली थी, उसने कब्जा कर रखी है, उसका वो किराया खा रहा है। इन जैसे लोगों को तो उस पर चोट पड़ने वाली। तो ये लोग सबसे अधिक बिल बुला रहे हैं। आज वक्त बिल होने के पास होने के बाद जुम्मा की नमाज भी हो गई, शांतिपूर्ण तरीके से हो गई, कोई छोटा मोटा प्रदर्शन हुए हैं, कोई से हिंसा पूरे देश में नहीं हुई, क्योंकि कॉमन मुसलमान तो प्रसन्न है। उसको क्या अंतर पड़ रहा है? उन्हीं की जमीनों पर कब्जा कर रहा था। अब अगर किसी व्यक्ति की खाली एक बेटी है तो एक बेटी को खाली 1/3 संपत्ति जाती है, 2/3 वक्त पर चली जाती है। किसी मुस्लिम दंपत्ति निसंतान है तो उसकी पूरी संपत्ति वक्त को चली जाती है। ऐसे ऐसे कानून है। तो सबसे अधिक बेचारा गरीब मुसलमान प्रताड़ित हो रहा था, उनके ये लोग ठेकेदार बने घूम रहे हैं। तो ये तो कॉमन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ चुका है। जो पार्लियामेंट में जो डिबेट्स हुई हैं पक्ष विपक्ष में, वो जनता ने सबने देखी है, लाइव चली है और टीवी चैनल्स के माध्यम से सब लोगों को, कॉमन मुसलमान को समझ में आ गया कि हमारे विरोध में नहीं है, ये कुछ ठेकेदार थे, उन ठेकेदार जो है हमारे हिस्से पर ये जो है कब्जा करके बैठे हुए हैं। मनीष जी, विवेक भाई आएंगे आपको। मनीष जी, विपक्षी दलों ने जो घोषणा की थी मंच से, माइक से, कि हम कुर्बानी दे देंगे, खून बहा देंगे, क्या उनके लिए अब कुर्बानी देने और खून बहाने का टाइम शुरू आ गया? या तो दो, या बात खराब हो, चेहरा खराब हो, या तो कूदो, और नहीं कूदे तो चेहरा गया, फिर फिरंगी महली की बात सच हो जाएगी। मनीष जी, एक इम्तिहान विपक्ष का भी है, सपा का, कांग्रेस का, टीएमसी का, आरजेडी का,
डीएमके का? आप ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी, इम्तिहान विपक्ष का भी है, लेकिन विपक्ष को ये देखना होगा कि 1984 में शाहबानो के जजमेंट का विरोध करने के बाद से आज तक कभी कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश में नहीं ला पाई। पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, 40 साल हो गए हैं, और कितनी कुर्बानी दी जाएगी? कुर्बानी तो विपक्ष दे ही रहा है, लेकिन अब इस कुर्बानी के परिणाम जो है वो विपक्ष को भुगतने पड़ेंगे। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अमित शाह से सवाल करा, अमित शाह जी ने उसका जवाब दे दिया पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि अभी यूपी में कितना और इंतजार बाकी है और कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। विपक्ष की यही समझ में नहीं आ रहा है कि 20% की जनता के साथ जाके सत्ता से दूर होते जा रहे हैं, 80% की जनता के संग वो कभी खड़े नहीं दिखे हैं, लेकिन उनका जनाधार जो है समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि उस 20% के ठेकेदार जो है 10 विपक्षी पार्टी है और बाकी 80% का प्रतिनिधित्व करने को कोई तैयार ही नहीं है, उसकी कोई आवाज ही नहीं उठाना चाहता, संसद में बोलने तक नहीं आना चाहता, उसके पास इतना भी समय नहीं है। गोगोई जी को क्यों बुलवाया जाता है कि आसाम में हो सकता है मुस्लिम मतदाताओं में कुछ जागरूकता आ जाए, आसाम में उन्हें कुछ वोट मिल जाए, सारी चीज उस पर निर्भर करते हुए नहीं होती है। अगर आप प्रतिपक्ष के नेता हो, किसी भी चीज का विरोध कर रहे हो, तो आपको पार्लियामेंट में खड़े होकर उस पर यस या नो में बोलना पड़ेगा। आप ना हाँ में बोलते हो ना में बोलते हो, तो जनता को आप कौन सा मैसेज देना चाहते हो? ये मैसेज देना चाहते हो कि हम सबके साथ हैं, तो उसका खामियाजा आपको चुनाव में निरंतर मिलता आ रहा है। मनीष बाबू रुकना होगा, ठीक है। विवेक जी, लीडर ऑफ अपोजिशन अगर बहस को शुरू करते तो वो थोड़ा एक पायदान बात और ऊपर हो जाती, नहीं विवेक जी? जी इसके पीछे कोई अमिताभ खास जी, देखिए रणनीति? बात नहीं, देखिए आपकी बात ठीक है, वो शुरू करते, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जिस तरीके की दलीलें आज सत्तारूढ़ दल की तरफ से संसद में दी जा रही हैं, यही दलीलें किसान कानून में दी गई थी। हम किसानों का भला चाहते हैं और जिसका भला आप चाहते हैं वही कह रहा भैया ये भलाई हमें नहीं चाहिए। ये स्थिति क्यों आती है? आप अच्छा कर रहे हैं, आप सबकी सहमति नहीं लेते हैं, आप आपसी सहमति नहीं बनाते हैं, जल्दबाजी क्यों दिखाते हैं? विवेक जी एक मिनट रोके फिर गए। मुझे आज तक वो मैकेनिज्म कोई नेता नहीं बता पाया। कोई हम सरकार है, मान लीजिए एक उदाहरण, रुक जाइए एक मिनट, एक सेकंड के लिए, हैं हम सरकार हैं और मुझसे आपने कहा कि पूरे देश की सहमति ले आओ, मैं 150 करोड़ लोगों से लिखवा के लाऊं? पार्लियामेंट ही देश की सहमति है भाई, जिनको चुन के भेजा लोगों ने शासन करने के लिए। आप अजब लोकतंत्र की व्याख्या कर रहे हो मित्र। इंदिरा गांधी देश के पास गई थी इमरजेंसी लगाने से पहले, इंदिरा गांधी गई थी। नेहरू जी ने, एक मिनट नहीं ऐसे नहीं, नेहरू जी ने वक्फ को कानूनी शेप दिया, देश के पास गए थे। नरसिंह राव ने वक्फ को असीमित ताकतें दी, 100 करोड़ हिंदुओं से पूछा था, हिंदू नागरिक नहीं थे देश के। मनमोहन सिंह ने पूछा था, चिट्ठी लिखवाई थी। कैसी बात कर रहे हो महाराज विवेक जी? अमिताभ जी देखिए, भाजपा, आप जो कांग्रेस की बात कोट कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन भाजपा एक वो पार्टी है जो सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद की, सुशासन की, देश प्रेम की बात करती है। अगर कांग्रेस ने वो किया तो आप क्यों कर रहे हैं? आप सबकी सहमति क्यों नहीं लेते हैं? क्यों आपकी हर बात में विवाद बनता है? चाहे पुलवामा की बात हो, क्यों सवाल खड़े होते हैं? चाहे किसान कानून की बात हो, आप मुसलमानों का, जैसे किसानों का भला चाहा आपने, ऐसे ही मुसलमानों का भला आप चाह रहे हैं, और मुसलमान कह रहा भैया ये भला हमें नहीं चाहिए आपका। तो आप क्यों इस तरह की बात, आपकी कमी है, इसको अमिताभ जी ये स्वीकारिए, ये कमी है या तो आपकी नियत में खोट है। एक मिनट भैया, एक मिनट, मैं विवेक जी, एक वीडियो आया आजकल, बड़ी खतरनाक तकनीक आ गई है विवेक जी, सुन लो। किसान आंदोलन के एक बड़े चेहरे, उनका एक वीडियो आया था, सुन लो। किसान आंदोलन हर बोल रहे, धर्मेंद्र जी भी बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि अभी उत्तर दे दूं, हालांकि मैं बचना चाहता, लेकिन आप लोग नहीं माने तो सुन लीजिए। वो कह रहे ये कांग्रेस किसी लायक नहीं, पंजाब में हमने इनके कहने पर आंदोलन किया, इतना अच्छी जमीन तैयार करके दी, ये कुछ कर ही नहीं पाए। लो आप बता रहे हो देश का किसान, ये कह रहे थे। मैं नाम भी ले दूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी।
ये धंधा हो रहा था। उत्तर प्रदेश के किसान नेता समाजवादी पार्टी में टिकट कराने नहीं लगे हुए थे, लगे थे, मैं नाम नहीं लूंगा। और एक चीज विवेक भाई, एक मिनट रुक जाओ, जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी गए थे चुनाव की सभा में करने, जब इलेक्शन था वहां। प्रधान जी, बड़ी रोचक बात है ये, वहां राहुल जी ने कहा कि भैया सरकार एनडीए की है, प्रधानमंत्री मोदी है, लेकिन सरकार चला हम रहे, डिक्टेट अपोजिशन कर रहा है, अपोजिशन रन कर रहा है सरकार। विवेक जी, क्या राहुल जी अब भी यही बात कह सकते हैं? विवेक जी, ये रिकॉर्ड में है, मेरे मन की कहानी नहीं है, ये रिकॉर्ड में है, राहुल जी ने बोला। होता है कि विपक्ष से आप सवाल करते हैं, जनता ने आपको चुन के भेजा, तो आप एक फिरंगी साहब का कोट करते हैं, आरिफ मोहम्मद साहब का आप कोट करते हैं, लेकिन आज जिसको इतने लोग विरोध कर रहे हैं, आपसी सहमति आप क्यों नहीं बनाते हैं? कितने लोग? क्या बात है, बार बार कितने लोग? फैसले पर सवाल, कितने लोग? सरकार का कितने लोग? अगर कांग्रेस ने महाराज, आप सहमति, कितने लोग? नहीं, क्यों नहीं बनाते हो? गजब बात है। ठीक है, मैं तो ठीक है विवेक भाई, कांग्रेस जिसने 45 साल शासन के, मैं धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा, कांग्रेस जिसने 45 साल देश में शासन किया, वो पार्टी शासन के मूल सिद्धांत को ही धता बता रही है। एक फैसला बता दीजिए जो 150 करोड़ लोगों से घर घर जाके पूछ के लिया जा सके, क्या ये संभव है? कितने लोग विरोध कर रहे हैं? किसान आंदोलन की बात आपने, मैंने तो वीडियो बताया ना आपको, उन्होंने कहा हमने कांग्रेस के कहने पर तो इतना ड्रामा किया, और पंजाब में कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई। गजब बात है महाराज। खैर, धर्मेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में एक खबर आ रही है आज सुबह से कि सभी जिला अधिकारियों को शासन ने निर्देश दिया है कि जो नई व्यवस्था आने वाली है वक्फ के कानून की, उसमें एक मुख्य विषय ये है कि जो संपत्ति राजस्व अभिलेख में वक्फ की संपत्ति के तौर पर दर्ज है वही पंजीकृत मानी जाएगी। वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया सिद्धांत। दान करता ही वक्फ कर सकता है, यूज करने वाला नहीं, कि हमने एक जगह बनाई वहां कुछ दिन कुछ किया और फिर घोषित कर दिया कि वक्फ हो गया, नहीं। तो उत्तर प्रदेश में सभी जिला अधिकारियों से कहा गया कि इसका जांच करिए सघन, और जो जमीन अवैध रूप से अतिक्रमित करके वक्फ में रखी गई है उसको वापस मुक्त कराइए और शासन में वापस उस जमीन को भेजिए। जब जेपीसी लखनऊ गई थी, एक मिनट, जब जेपीसी लखनऊ गई थी तो उत्तर प्रदेश शासन ने उसको जो लिखित दस्तावेज सौंपा है, कौन सी ने क्या बोला वो नहीं, लिखित जो सौंपा है उस लिखित दस्तावेज में है कि 78% संपत्तियां अवैध रूप से वक्फ के तंबू के नीचे खड़ी कर दी गई हैं। अमिताभ धर्मेंद्र जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वक्फ को माफिया वक्फ बोलते हैं। अभी कल ही आपने सुना, संविधान द्वारा संरक्षित किसी संस्था को अगर वो ये बोलते हैं तो उनकी सोच और उस उत्तर प्रदेश के बारे में आपको क्या कहना? जब एनजीटी को जो है कोट करते हैं और सीधे कहते हैं कि एनजीटी को ये नहीं दिखता, ये दिखता है। जिन संवैधानिक संरक्षण प्राप्त संस्थाओं के बारे में जिनकी भाषा इस तरह की है वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको, आपने जो वक्फ बाय यूजर उठाया है उसके पहले दो चीजें, 1995 का हुआ और चाहे 2013 में जो संशोधन हुए वक्फ बिल में, भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमपीज के आप उस समय कवर किए होंगे, हम लोगों से वरिष्ठ हैं। शहनवाज हुसैन साहब भारतीय जनता पार्टी से बोले थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब बोले थे और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स थे। आम सहमति से पास हुआ था। उनके भाषण मैं कहूंगा आप किसी दिन टीवी चला के भाजपा के नेताओं को सुना दीजिएगा, सहमति से हुआ था कि नहीं हुआ था। ऑल पार्टी मीट होती है, लोगों से बातचीत होती है, इस तरह के मामलों में सहमति बनाने का प्रयास होता है। जो समझना ही नहीं चाहता उसकी बात अलग है। अब जैसे आते वक्त दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है और नॉन मुस्लिम्स को वक्फ ना करने देने का। तो मैं उदाहरण से दे रहा हूं, हमारे यहाँ हमारे बगल जनपद अमेठी में एक स्टेट है जामो, आप बेहतर जानते हो, आपसे सब परिचित लोग हैं। जामो रियासत के राजा साहब ने अपनी संपत्ति मंदिर को वक्फ की है, आपने डिलीट कर दिया, उसका फ्यूचर क्या होगा? दूसरा आपको याद होगा 2013 में
13 या 14 में एग्जैक्ट डेट नहीं है, आप थे। एक मीटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश के राजाओं, तालकेदारों, जमींदारों के जो रजिस्टर्ड लोग थे, इनकी एक मीटिंग हुई थी। राजस्थान से भी कुछ लोग आए थे, होटल इंडस्ट्री के, और डॉक्टर संजय सिंह अमेठी के राजा थे, वो भी उसमें अध्यक्षता कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन उस मीटिंग में थे। उसमें यह तय हुआ था राजस्थान की तर्ज पर तमाम राजाओं के जो राजमहल हैं, उनकी जो कोठियां हैं, उनको होटल और इंडस्ट्री में दे करके उसकी सरकार भी मदद कर दे। बैंकों को भी बुलाया गया था, उनको मॉडर्नाइज करके उनको उसमें लगाया जाए, इससे रेवेन्यू भी आएगा और उनका भी काम चलेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 50% से अधिक, करीब 60% जो उनके परंपरागत महल थे, जो ऐसा नहीं कि आज से यूज कर रहे हैं, फोर फादर्स, वो हो सकता है मुगलों से पहले से यूज कर रहे हैं, अंग्रेजों पहले से यूज कर रहे हैं, ब्रिटिश अपनी सरकार आ गई उसके पहले से उसके बाद भी यूज कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उनका कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। उन्होंने कभी जरूरत नहीं समझी, किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई, उनका दर्ज नहीं है। मकान, उनकी कोठी, राजमहल है, 500 कमरे का, 100 कमरे का, 200, दर्ज नहीं है। अगर उसमें से किसी ने वक्फ कर दिया है, वक्फ बाय यूजर हो गया, क्योंकि दस्तावेज नहीं है, वक्फ बाय यूजर हो गया, क्या करेंगे? उन राजाओं को खाली कराएंगे? आज उसको आप खाली कराने की बात कर रहे हैं, आपने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कोर्ट किया, कलेक्टर्स को निर्देश हो गया है। ये अराजकता की स्थिति, यही हम कह रहे थे। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है। हमारी दूसरा दो पॉइंट्स और ले लें, 2 पॉइंट्स और ले लें। सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला हुआ था 1957 में, मोती शाह बनाम अब्दुल गफ्फार, उसमें 38 नंबर, उसमें साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी जात का, किसी भी पंथ का, मजहब का, धर्म का व्यक्ति वक्फ कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं। तो क्या इस सुप्रीम कोर्ट की मूल भावना को उल्लंघन नहीं है? दूसरा, उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार में है, हम अपनी संपत्ति किसी को भी रजिस्ट्री कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, अपने यहाँ सेवादार को, बच्चों को देना चाहेंगे देंगे, नहीं देना चाहेंगे तीसरे दे देंगे। आप बताइए, आप कह रहे हैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम केवल कर सकता है, या उसमें जो वक्फ करना चाहेगा मुसलमान, उसको जो है उससे उत्तराधिकारियों से एनओसी लेना पड़ेगा। ठीक है धर्मेंद्र भाई, आगे दोनों बातें, हुआ कि नहीं? ठीक है, दोनों बातें आगे धर्मेंद्र भाई, दोनों बातें आगे। अव्वल तो मैं तो खैर धर्मेंद्र जी ने तो बड़ी विद्वतापूर्ण बातें कही, मैं उतने तो विद्वान नहीं, मैं तो मूल बात हमेशा पकड़ता हूं, है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इंटरनेशनल कोर्ट ने क्या सब छोड़ो। हमने तो सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों में जो कहा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो धतेरे हुई थी वो भी देखी भैया। जजों के पुतले फूंक दिए गए थे, जजों के पुतले इसी दिल्ली में। धर्मेंद्र जी, तब आप स्कूल पढ़ते होंगे, अभी गुजरात वो भी प्राइमरी में। रुक जाओ भाई, अब आप बता रहे हो माननीय सुप्रीम कोर्ट, अरे आप लोगों ने पुतले फूंक दिए थे भाई, वही जियाउर रहमान अंसारी, वही आजम खान, आप बता रहे हो। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट याद नहीं आया था कि इसकी इज्जत आबरू रख ले? इसलिए इतना भी सुरखरू ना हो महाराज, ठीक है, ठीक बात है। राजा की बैठक हुई हो, जमींदारों की, तालुकेदार की, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब बल तो कोई राजा नहीं, ठीक, प्रजा ही राजा है, तो दिमाग में सब लोग ये रख लें। क्या वो जयपुर से आए, वो उदयपुर से आए, वो कहीं से आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई राजा नहीं, प्रजा ही राजा है, एक तो ये बात। दूसरा, जिसने दान किया उसको ये तो पता प्रमाणित करना होगा कि जमीन मेरी थी इसलिए मैंने दान की। इसमें कौन सी बुरी बात है? मैं गाजियाबाद में रहता हूं, मैं पूरा गाजियाबाद वक्फ कर दूं और कहूं ये नहीं बताऊंगा, ये मेरा स्वतंत्र धार्मिक अधिकार है कि मेरी संपत्ति कहां से आई है। ये कोई मतलब है? संभल में यही हुआ था। नहीं, अब नहीं आएंगे आपके पास। संभल में यही हुआ था, एक फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया अब्दुल समद नाम से, 5 वर्ग किलोमीटर का संभल शहर, और उसने 7 वर्ग किलोमीटर लिखा दी जमीन कि हमने दे दी। इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण कोई प्रपंच हो सकता है क्या? हिमालयी मूर्खता और हिमालयी प्रपंच। डीएम ने कहा मुकदमा कराओ, जांच कराओ इसकी दस्तावेज की। उनके आगे नाती पोते रोते चिल्लाते, बोले सर हम तो मूंगफली ठेला लगाते, हमसे कहां हमारे पास जमीन है कि हम वक्फ कर दें। और एक आखिरी बात विवेक जी, धर्मेंद्र जी, दोनों के लिए इस पर चिंतन करना मित्र। पार्टियां आएंगी जाएंगी। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? मुसलमान बहुत गरीब है। अब विवेक जी भी की पार्टी भी ये कहती मुसलमान बहुत गरीब है, राहुल जी भी और अखिलेश जी भी। जो कौम सबसे ज्यादा गरीब है वो जमीन धुआंधार दान की जा रही है, धुआंधार। अरे भैया,
10x10 का प्लाट तो मिलना मुश्किल है। ये हजारों लाखों एकड़ जमीन कौन दान कर रहे हैं, कहां से आए हैं ये लोग? मान लिया मुगलों का जमाना राजाओं को चला गया, ये अभी कैसे 14 के बाद से अब तक कैसे बढ़ गया वक्फ? क्या इतने अमीर लोग हैं मुसलमानों में? अगर हैं, नहीं अब नहीं, और अगर हैं तो फिर तो दिक्कत ही नहीं, फिर तो सबको मिठाई बांटनी चाहिए कि इस देश का मुसलमान इतना रईस हो गया, इतना समृद्ध हो गया कि हजारों लाखों करोड़ों रुपए कीमत की जमीन यूं ही दान दिए दे रहा है कि जाओ लला तुम भी क्या याद रखोगे, ले जाओ ये 100 एकड़। किसने दी? बोले गुड्डू मूंगफली वाले की तरफ से 100 एकड़ है। अगर ऐसा है तो मेरा प्रणाम। प्रधान जी, इसमें तो संग भाई जो भी दान दे रहा है किसी भी चीज का, गाय का दान हिंदू करे क्या, और चाहे जमीन का दान मुसलमान करे, वो चीज उसके पोजीशन में तो होनी चाहिए। न्याय तो यही कहता है। पड़ोसी की गाय चोरी करके दान करना तो ठीक नहीं ना। इस कानून में यही तो बात कही गई कि जिन्होंने दान दिया उनको ये बताना होगा कि ये जमीन लॉफुली उनके पोजीशन में थी। प्रशांत जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हो, बताओ भैया। देखिए अमिताभ जी, वक्फ का जो बेसिक जो उद्देश्य था बहुत अच्छा था। उसका उद्देश्य यही था कि खाली मुसलमान ही दान कर सकता है। जिस प्रकार रोजा खाली मुसलमान रख सकता है पेट से सिंह, उसी तरह वक्फ भी खाली मुसलमान कर सकता है। ये सिद्धांत था, और इसका सिद्धांत अच्छा था कि उसका जो यूज है खाली मुस्लिम जो गरीब लोग हैं उनके लिए होगा। ये तो बाद में जो भूमाफिया आ गए और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत इस तरीके से क्लॉज घुसा दिए गए जो पूरी तरीके से इस्लाम के भी सिद्धांत के विरुद्ध हैं और असंवैधानिक भी हैं। और सबसे कल भी ये पार्लियामेंट में एक बात आई थी, जो लोग कहते हैं हमारी 400 साल पुरानी जमीन थी, 500 साल पुरानी जमीन थी। हम लोग सभी पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि लगभग 250 साल अंग्रेजों का समय रहा। तो मुगल जब समाप्त हुए, अंग्रेजों का समय आया, तो पूरे देश की प्रॉपर्टी, सारे संसाधन तो अंग्रेजी सरकार के अंतर्गत आ गए थे। जब 1947 में वो हमारी सरकार को हैंडओवर कर गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब साइन हुआ, तो अंग्रेजों ने सारी संपत्ति तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दी। बीच में तो कहीं 250 साल मुगल रहे नहीं, तो फिर किस आधार पे 500 साल 600 साल पुरानी ये संपत्ति बनाने लगते? कोई पूरी तो फ्रॉड सिस्टम हो गया ना। फिर अंग्रेजों ने तो कभी नहीं क्लेम करते आज कि हमारी एक जमीन है, ना अंग्रेज कभी इंडिया गेट क्लेम करते हैं, ना गेटवे ऑफ इंडिया करते हैं, ना चर्च गेट करते हैं। जब पूरी अंग्रेज ही हमारे 15 अगस्त 1947 पहले अंग्रेज मालिक थे इस देश के, उन्हें जब पूरा हैंडओवर कर दिया तो सारी संपत्ति भारत सरकार की हो गई। इसमें फिर मुगल वाले 500 साल कहां पहले आ गए? अब इस तरीके से तो आप क्लेम करेंगे तो पूरा भारत है, फिर मुगलों को हो गया, पूरी प्रॉपर्टी हो गई। तो इस तरीके के एब्सर्ड जो है लॉजिक्स हैं। और दूसरी बात हमारे साथी जो है किसान आंदोलन की बात करते हैं, उस पर तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बोला कि हमसे थोड़ी सी कमी रह गई थी समझाने में, और इसलिए हमने उसको वापस लिया किसान हित में। वहां तो किसान कानून में हुआ था कि हाँ, उस पर बहुत चर्चा नहीं हुई थी, जेपीसी नहीं बनी थी। लेकिन वक्फ बोर्ड में अगर कोई कहता है कि चर्चा नहीं, बिना पूछे कर लिया, अरे भाई 7 महीने से प्रक्रिया क्या चल रही थी? जो कई लाख लोग लेटर भेजे, ईमेल भेजे, सैकड़ों बैठकें हुई, देश के अलग अलग शहरों में जाके बैठकें हुई, समाज के सभी वर्गों ने, जजों से लेके आईएएस और मुस्लिम धर्मगुरु, सभी धर्मों के लोगों ने चर्चाएं की। उसके बाद पार्लियामेंट में 16 घंटे 2 दिन बहस चली। उसके बाद आप कह रहे हो सबसे पूछा नहीं, और कैसे पूछा जाता है? और कोई आप प्रक्रिया बता दीजिए, जब 75 साल के इतिहास में कोई और इसी कभी प्रक्रिया कोई बिल बनाने के लिए की गई हो तो आप मुझे बता दीजिए। 100% लोग तो कभी किसी से एग्री होते नहीं, प्रक्रिया यही रही है। जब प्लेसेज ऑफ पार्टिसिपेट नरसिंह राव ने बनाया था तो हिंदू से पूछा था क्या? कितने घंटा आपने चर्चा कराई? क्या उस पर जेपीसी बनी? सबसे अधिक जो उस पर विक्टिम थे हिंदू से, उनसे तो नहीं पूछा गया। अब आप कहते हैं हमसे पूछा नहीं गया, यहाँ तो सबसे पूछा गया। जो अगर आज कह रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, बेमानी है। कोई किसी भी सरकार को 100% मेजोरिटी तो मिलती नहीं। 35% से लोग सरकारें बनी है। 135 में यूपीए 1 बनी थी सरकार, और 205 में यूपीए 2 बनी। इसका मतलब कि कांग्रेस के अपनी दुकान पे ताला लगा देना चाहिए। अगर उस लॉजिक से आप कहेंगे सबसे पूछा नहीं, तो इस तरह का लॉजिक मत लेके आइए। आप लोगों का दुख दर्द ये कि मुसलमान हिंसा नहीं कर रहा, सड़क पर नहीं आ रहा, आपके एजेंडे पर नहीं आ रहा। आप लोगों ने जो मुसलमान को वोट बैंक की तरह किया है, आप उनको भरमाना चाहे तो मुसलमान अब जो है आपके झांसे में आने वाला नहीं है। ठीक, एक आखिरी सवाल, सबसे एक कॉमन सवाल, छोटा छोटा उत्तर दीजिएगा। विवेक जी, समय कम है, मनीष जी आप शुरू करता हूं। अब आगे क्या वक्फ पर? छोटा सा उत्तर। अब आगे कुछ नहीं अमिताभ जी, जो सरकार ने कानून बना दिया है वो प्रवेश करेगा, और अगर आगे कहीं जरूरत होगी तो ये आखिरी कानून नहीं है। बीजेपी भी अमेंडमेंट कर सकती है। जब कांग्रेस 10 बार अमेंडमेंट कर सकती है तो बीजेपी क्यों नहीं कर सकती? जो कमियां दिखेंगी वो आगे भी अमेंडमेंट के बहाने पूरी करी जाएंगी। ठीक बात। विवेक भाई, कांग्रेस आगे क्या करेगी वक्फ पर?
तो कांग्रेस आगे जो करेगी वो तो एक शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, लेकिन एक अमिताभ जी, आम जनता की जुबान में बात कर रहा हूं मैं कि सब आपकी दलीलें हमने मान ली, भाजपा की दलीलें मान ली, मनीष जी की दलीलें मान ली, लेकिन आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी? एक तरफ आप कहते हैं राष्ट्रपति के साइन नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट चले गए, दूसरी तरफ आपके योगी जी सबको 76 जिलों में फरमान जारी कर दिया। जब सब चीजें आपके उसमें ठीक है, थी, जल्दबाजी की क्या बात थी? ठीक है, ये जल्दबाजी क्यों? ठीक है, छोटी छोटी टिप्पणी। धर्मेंद्र भाई, समाजवादी पार्टी का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अब आगे क्या वक्फ पर? क्योंकि उत्तर प्रदेश सेंसिटिव और सपा का उसमें बड़ा वो है, मुसलमानों के उसमें 82% वोट मुस्लिमों का सपा को मिला, तो स्वाभाविक है जब वोट दिया भर के तो वो कुंडी भी आप ही की खटखटाएंगे कि आओ भैया। नहीं, अमिताभ जी बिल्कुल मिला, मुसलमानों का भी मिला, अल्पसंख्यक आदिवासियों का मिला, महिलाओं का मिला, दलितों का मिला, पिछड़ों का मिला, मुझे सबका मिला, और सबके जो चिंताएं हैं उसके साथ समाजवादी पार्टी है। और एक लोकतांत्रिक देश में एक राजनीतिक पार्टी को जो भी निर्णय और आंदोलन करना पड़ेगा, उसका विरोध अलोकतांत्रिक निर्णयों का, वो एक राजनीतिक दल होने के नाते हम करेंगे। प्रशांत जी, वक्फ पर आगे क्या देख रही बीजेपी? देखो, वक्त पे जो कानून के अनुसार निर्णय हुआ है, अभी एक बार बिल राष्ट्रपति जी द्वारा साइन हो जाएंगे, इसके बाद रूल्स नोटिफाई होंगे और इस एक्ट में प्रोविजन है कि रूल्स को भी पार्लियामेंट से पास कराना होगा। तो बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ है, सभी से पूछ करके, और कहीं पर भी इसमें लूप होल्स नहीं है और नियम के अनुसार काम किया जाएगा कि बिल्कुल मुस्लिम वर्ग को इसमें निश्चिंत रहने की आवश्यकता है कि उनके साथ जो जेन्युइन लोग हैं उनके साथ कहीं कोई अहित नहीं होने वाला, उनके कोई धर्मस्थल नहीं छीने जाने हैं। जो भूमाफियाओं वो कोर्ट में बैठे हुए हैं, जिन्होंने गलत तरीके से लोगों की सरकारी जमीन पर या एएसआई की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, खाली उन पर कार्रवाई होने वाली, कॉमन मुसलमानों को इससे कहीं कोई प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस कह रही कि इतनी जल्दबाजी क्या थी? वो कांग्रेस कह रही है जिसने इस देश के 115 करोड़ हिंदुओं के लिए चटमंगनी पट ब्याह अंदाज में रोड रोलर चला के, बुलडोजर चला के फैसला सुना दिया था पार्लियामेंट से, नरसिंह राव की सरकार। अयोध्या को छोड़कर आप किसी अपने धर्म स्थल पर दावा नहीं कर सकते कभी। ये कानून कौन लाया था? देश भर में कहीं गए थे? कहीं बैठक की थी? इन्हें तो 76 बैठक की, आपने कहीं बैठक की? नहीं विवेक जी, सॉरी, अब नहीं आएंगे। आप दिल्ली में नहीं होंगे, आप अखबार पढ़ते होंगे, मैं पार्लियामेंट कवर करता था, है ना, ये अंतर है। आप अखबार पढ़ते होंगे वहां, मैं पार्लियामेंट कवर करता था, इसलिए मुझे एक एक चीज मालूम है, मुझे गूगल की जरूरत थोड़ी ना। और आप कह रहे कि बड़े विषयों पर आम सहमति बन जाती है। इसी हिंदू पूजा स्थल विधेयक पर भारतीय जनता पार्टी ने नख से शिख तक प्रचंड विरोध किया था सदन के भीतर, आपने नहीं माना, सब रिजेक्ट कर दिए थे, सारे संशोधन रिजेक्ट कर दिए थे और अपना बिल पास करा लिया था। नहीं करा लिया था, 3 दिन में तो आपने कानून बना दिया था भाई साहब। अब आप कह रहे हो इसमें कम से कम 2-4 दशक तो लगाना चाहिए था। क्यों? बीमारी जितनी जल्दी ठीक हो उतना अच्छा है। दूसरी बात एक और बड़ी है, मतलब अजब हम अलग अलग पैमाने रखना चाहते हैं। जिसने दान की उससे कागज मांगा जाए कि भाई आपने दान की, आप इसके मालिक हैं जमीन के, ये बता दीजिए, इसमें क्या बुराई है? इसमें क्यों पेट में दर्द है? मस्जिद के अंदर नमाज कैसे पढ़ाओगे, चादर पर पढ़ाओगे, चटाई पे पढ़ाओगे, ये आपका फैसला, इसमें कोई सरकार दखल नहीं देगी। ये अमित शाह ने वहां कहा हाउस में। हौद बनवाओगे, कुआं खुदवाओगे मस्जिद में, वो आपका फैसला है। धार्मिक क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप नहीं, कहीं कोई सरकार कर रही, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन धर्मेंद्र भाई, जमीनों का मैनेजमेंट सरकार की दखल उसमें है, होगी। अब कुल जमा वन लाइन, अगर कहें वन लाइनर इस नए वक्फ कानून का ये है। अब ये नहीं हो सकता है एमआई रोड की दुकान 30 रुपए में कागज पर रसीद 30 रुपए की जा रही है और 3 लाख अंदर आ रहे हैं, ये नहीं चल सकता। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या कोई दल जिसको लग रहा है कि ये अन्याय हुआ, वो ये एक श्वेत पत्र जारी कर दे अपनी गारंटी से
कि भाई देखिए वक्फ बोर्ड ने गरीब मुसलमानों के लिए इतना किया है, दे दीजिए, देश के सामने रख दीजिए। होटल बनाना, और यही राज्यसभा में इस पर चर्चा हुई थी। लालू जी ने कहा, प्रशांत पटेल कहें तो मत मानो, मनीष कहें तो ना मानो, लालू जी जैसे नेता ने कहा कि वक्फ तो लूट खसोट का अड्डा है, बोले हमारे पटना में सिनेमा बना दिया, वक्फ की जमीन पे होटल बना रहे, चला रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। लालू जी तब ये अगर इस पर सफाई शुद्धिकरण की प्रक्रिया चले तो क्या समस्या है। और हां, कांग्रेस को चिंतन इस पर करना चाहिए, सपा को भी, कि उनकी रणनीति में गलती कहां हो गई, वो इतना मिजरेबली कैसे फेल हो गए। सोचना चाहिए ना, आपने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर दांव लगाया था, आपका दांव फेल हो गया। अब और विवेक जी को अधिकार था, उन्होंने अपने अधिकार का उपयोग किया, बोले भाई राहुल जी का मसला कोई मसला नहीं है। लेकिन मुस्लिम आवाम के लिए ये सवाल है, विवेक जी मेरी बात बहुत अदब के साथ, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, इसको कांग्रेस दिमाग में रखे, क्या ये सवाल मुसलमानों के बीच में है कि 3 में 1 भी नहीं बोला, 3 में 1 भी नहीं बोला, क्यों? आप इसमें कितनी भी तर्क दो। समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी नहीं बोलते और अवधेश प्रसाद से बुलवा देते तो बात बराबर हो जाती क्या? नहीं ना, पार्टी के चेहरे को उतरना पड़ा। आप क्यों बचे? और एक का तो हो रहा कि उन्होंने वोट भी नहीं दिया, एक सदस्य ने, तो क्यों? मुसलमान तो कह रहा मेरी जान अटकी थी पार्लियामेंट में और आपने वोट नहीं दिया। सवाल खड़े होंगे मित्र, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर इस कानून से आने वाले कुछ वर्षों में वक्फ की व्यवस्था सुधर जाए, भ्रष्टाचार लूट खसोट बंद हो जाए, चंद सरमाएदारों की तिजोरियां भरना बंद हो जाए, गरीब मुसलमान को लाभ मिले, तो मैं मानूंगा ये भारत के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास में आए कुछ कानूनों में से सबसे बेहतरीन कानून होगा। और वो लोग गरीब मुसलमान की बात करने के पात्र नहीं हैं जिन्होंने शाहवानों के मामले में गरीब शाहवानों, तलाकशुदा बुढ़िया शाहवानों के हक के खिलाफ प्रदर्शन किया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ले जाके लोकसभा में पलट दिया था। वो लोग नहीं बोल सकते कि गरीब का मसला नहीं, उससे ज्यादा कोई गरीब थी। उसी शाहवानों के स्नेह, विवेक भाई मेरे शब्दों को याद रखिएगा, उसी शाहवानों केस ने हिंदुस्तान की राजनीति को पलट दिया था। वो हिंदुस्तान की राजनीति में टर्निंग पॉइंट था। शुरू उस दिन से हुआ था, तीसरी बार भाजपा सरकार उसी यात्रा का हिस्सा है। जो शाहवानों के समय में आपने ये फैसला पलटा था ना सुप्रीम कोर्ट का, उसी का परिणाम अयोध्या रहा, आंदोलन रहा, और उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश ने उनको आशीर्वाद दिया है। ये देश ये स्वीकार नहीं कर सकता। गरीब किसी धर्म का हो, गरीब के साथ न्याय होना चाहिए, शाहवानों के साथ भी, रज्जाक के साथ भी। धन्यवाद। उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा, सबका राजा आरपीओर मसाला। आरपीओर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा
क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।